sociologist हैं digging through layers of history. हम्म पर क्या हो अगर मैं कहूं कि a society's biggest secrets जमीन में नहीं हम्म बल्कि उसके आइडियाज में बरीड हैं. एग्जैक्टली आइडियाज जैसे सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म. आज हम इन्हीं आइडियाज की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं. बिल्कुल. दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक सेशन, सो गेट रेडी. और हाँ, इससे पहले कि हम शुरू करें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो. योर सपोर्ट इज एवरीथिंग. चलो शुरू करते हैं. एब्सोल्युटली. हम आज कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करने वाले हैं. राइट. आज का हमारा लर्निंग मैप क्रिस्टल क्लियर है. हम 2024 से लेकर 2011 तक के की क्वेश्चंस को एक-एक करके टैकल करेंगे. ओके. We'll start with the fundamental differences between secularism and spiritualism. फिर आगे बढ़ेंगे तो theocratic states, ethno-nationalism, regionalism, tribal movements, और finally we'll wrap up with a deep analysis of communalism. वाओ, काफी पैक्ड सेशन लग रहा है. हैं? तो गेट योर नोट्स रेडी. लेट्स बिगिन. Okay, let's unpack our first question. ये 2024 से है. लेट्स डू इट. Question है, elucidate the difference between secularism, religiosity, religious fundamentalism and spiritualism from an anthropological perspective. 15 marks का. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है. Anthropological distinctions among core societal beliefs. चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं. हेडिंग दे सकते हैं द वॉल ऑफ सेपरेशन. The wall of separation. Interesting. देखो, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझो कि ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के अलग-अलग ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हैं. एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जैसे हम यहाँ क्यों हैं, व्हाट्स द पर्पस. Exactly. तो सबसे पहले है सेक्युलरिज्म. बहुत सिंपल है. It's the separation of religion from the state and public life. ओके. स्टेट का रोल एक न्यूट्रल रेफरी जैसा है जो सभी फेथ्स को इक्वालिटी से ट्रीट करता है. इसका कोई एग्जांपल. इंडिया का पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. यहाँ स्टेट सभी रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करता है रादर देन स्टेइंग अवे फ्रॉम देम कंप्लीटली. कूल ना. हाँ, ये एक यूनिक मॉडल है. तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम यही फ्रेम कर सकते हैं कि ये चारों कॉन्सेप्ट्स ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हैं. परफेक्ट. अब आते हैं बॉडी पर. कोर डिस्टिंक्शंस. ठीक है. सेक्युलरिज्म के लिए क्लिफर्ड गेट्स का पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करना है. कैसे ये एक शिफ्ट है रिलीजियस अथॉरिटी से रैशनल लीगल सिस्टम्स की तरफ. ओके. और रिलीजियोसिटी. उसके लिए एमिल डॉकहाइम, उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की थी. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब एक साथ आकर रिचुअल्स फॉलो करना. एग्जाम्पल. कुंभ मेला, जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल एक शेयर्ड रिचुअल का हिस्सा बनते हैं. वो है रिलीजियोसिटी इन एक्शन. गॉट इट. और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है. यहाँ तलाल असाद का आर्गुमेंट यूज करेंगे. उनका कहना है कि फंडामेंटलिज्म मॉडर्निटी का प्रोडक्ट है, कोई एंशिएंट ट्रेडिशन नहीं. मॉडर्निटी का प्रोडक्ट मतलब. हाँ, मतलब ये मॉडर्न वर्ल्ड के चेंजेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल, तालिबान का स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शरिया लॉ. राइट. और लास्ट स्पिरिचुअलिज्म. स्पिरिचुअलिज्म के लिए विक्टर टर्नर का कॉन्सेप्ट कम्युनिटास यूज करना है. ये अनस्ट्रक्चर्ड पर्सनल कनेक्शन के बारे में है. जैसे ट्राइबल शमानिक प्रैक्टिसेस, एक पर्सनल एक्सपीरियंशियल चीज. इसमें कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता. एक सेकेंड, यहाँ एक सवाल है स्ट्रक्चर को लेकर. इस आंसर को केबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना अ गुड स्ट्रेटजी फॉर मेंस. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूंगा. इससे क्लैरिटी आती है और एग्जामिनर के लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है. ओके. और कंटेंट पर एक क्वेश्चन. सेक्युलरिज्म का इंडियन मॉडल वेस्टर्न मॉडल से अलग कैसे है, बस एक लाइन में. सिंपल. द वेस्ट फॉलोज स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इंडिया फॉलोज प्रिंसिपल डिस्टेंस एंड इक्वल सपोर्ट. परफेक्ट. अब इंट्रोडक्शन को और इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं. स्टार्ट विद अ ब्रॉड स्टेटमेंट किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कि कैसे सोसाइटी स्पिरिचुअल को इंटरप्रेट करती हैं, और फिर इन 4 टर्म्स को इंट्रोड्यूस करो. गॉट इट. अच्छा, एक और डाउट. तो फंडामेंटलिज्म हमेशा वायलेंट होता है क्या. नॉट नेसेसरली. ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है. इट्स अबाउट स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन. लेकिन हाँ, इट कैन लीड टू मिलिटेंसी. जरूरी नहीं है. ठीक है. और कंक्लूजन में बैलेंसिंग दीज फोर्सेस लिखना इनफ है या और स्पेसिफिक होना चाहिए. थोड़ा स्पेसिफिक होना बेटर है. मेंशनिंग फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक ग्रेट फॉरवर्ड लुकिंग का चैट करता है. नाइस. लास्ट क्वेश्चन इस पर. स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियोसिटी में फिर फर्क क्या हुआ. दोनों पर्सनल लग रहे हैं. गुड क्वेश्चन. देखो, रिलीजियोसिटी इज ऑफन ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनल, मतलब ग्रुप में. स्पिरिचुअलिज्म इज पर्सनल एंड एक्सपीरियंशियल, इंडिविजुअल लेवल पर. समझ गई. ओके, लेट्स लॉक दिस इन. पॉज करो और प्रैक्टिस करो. Secularism is state religion separation, religiosity is practice, fundamentalism is strict adherence, and spiritualism is personal experience. चलो, let's rehearse this. In short, ये 4 टर्म्स दिखाते हैं कि सोसाइटीज कितने डाइवर्स वेज में रिलीजियस अथॉरिटी से एंगेज करती हैं या सेपरेट रहती हैं. समझे? बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी 2024 का है, पावर और रिलीजन के बारे में. क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश अ थियोक्रेटिक स्टेट फ्रॉम अ सेक्युलर, लिबरल, democratic state. Illustrate your answer with examples from tribal and contemporary societies. Again, 15 marks. और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है Comparison of political systems. ओके. इसका हेडिंग हो सकता है गॉड्स लॉ वर्सेस मैन्स लॉ. वो पावरफुल. देखो, एक थियोक्रेटिक स्टेट को रिलीजियस लॉज और प्रीस्ट्स गवर्न करते हैं. एकदम ऑपोजिट है सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर चलता है. इसका कोई सिंपल एनालॉजी. जरूर. Imagine a school where the rule book is a holy book. Okay. Versus a school where rules are made by a student-teacher council. That's the core difference. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. तो इसके इंट्रोडक्शन में हम शार्प कॉन्ट्रास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं ना. Exactly. A state governed by divine will versus a state governed by the will of the people. और इंडिया के पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को एज अ की एग्जाम्पल मेंशन करना है. ठीक है. अब बॉडी में डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या होंगे. पहला, बेसिस ऑफ गवर्नेंस. थियोक्रेसी में रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जैसे शरिया. सेक्युलर डेमोक्रेसी में रैशनल लीगल फ्रेमवर्क्स जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, रिलीजियस फ्रीडम.
थियोक्रेसी में फ्रीडम लिमिटेड होती है, एग्जाम्पल पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया। सेक्युलर डेमोक्रेसी इसको गारंटी करती है, जैसे हमारा आर्टिकल 25। राइट। और इक्वालिटी और अथॉरिटी? थियोक्रेसी में इनइक्वालिटी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है, सेक्युलर डेमोक्रेसी इक्वालिटी प्रमोट करती है। और अथॉरिटी थियोक्रेसी में रिलीजियस लीडर्स के पास, जबकि सेक्युलर डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। अब इलस्ट्रेशंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है ट्राइबल एग्जांपल्स यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है इस आंसर में। इट्स क्रूशल, ये क्वेश्चन का पार्ट है, इससे आपकी एंथ्रोपोलॉजिकल डेप्थ दिखती है। सो फॉर थियोक्रेटिक कंटेम्पररी एग्जाम्पल होगा पाकिस्तान, और ट्राइबल ज़िलियांगरोंग ट्राइब्स जहां प्रीस्ट्स ही लॉज डिक्टेट करते हैं, और सेक्युलर के लिए कंटेम्पररी एग्जाम्पल इंडिया। गाइडेड बाय नेहरूज विजन। यस, और ट्राइबल में खासी ट्राइब्स जिनकी मैट्रिलिनियल गवर्नेंस उनके रिलीजन से इंडिपेंडेंट है। एक सेकंड, एग्जैक्टली पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है? इट मीन्स द स्टेट डजंट इग्नोर रिलीजन, बल्कि सभी फेथ्स को इक्वल अकोमोडेशन और रिस्पेक्ट देता है। गॉट इट। स्ट्रक्चर के हिसाब से एग्जांपल्स को पॉइंट्स के अंदर इंटीग्रेट करना बेहतर है या उनके लिए एक अलग सेक्शन? अ सेपरेट सेक्शन फॉर इलस्ट्रेशंस, फीचर्स एक्सप्लेन करने के बाद स्ट्रक्चर को बहुत क्लियर और इजी टू फॉलो बनाता है। ठीक है। और ये ज़िलियांगरोंग ट्राइब्स का एग्जांपल एनिमिस्टिक बिलीफ से कैसे कनेक्टेड है? उनके ट्रेडिशनल लॉज और डिसीजंस डायरेक्टली उनके बिलीफ्स अबाउट नेचर एंड स्पिरिट से टाइड हैं। ये एक फॉर्म ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी ही है। समझ गए। एक और चीज, इस आंसर को बहुत पॉलिटिकल साउंड करने से कैसे बचाएं? स्टिक टू द एंथ्रोपोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। न्यूट्रल एकेडमिक लैंग्वेज यूज करो और सिस्टम पर फोकस करो, जजमेंट पास करने पर नहीं। ग्रेट टिप। लास्ट डाउट, खासी ट्राइब का एग्जांपल सेक्युलरिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है या जस्ट नॉन थियोक्रेटिक? It's an example of governance operating independently of religious institutions जो broad secular principle of separation में fit होता है। चलो, come on दोस्त, pause and practice saying theocracy is ruled by religious law, secular democracy is ruled by constitutional law. Practice this. In short, the key difference power के source में है, divine authority versus the people's will. Perfectly put. चलो, this next topic is super relevant today. Identity के बारे में है। 2024 का ही है। Let's see. Elucidate the resurgence of ethno-nationalism from an anthropological lens. 15 marks. Broad micro theme. Anthropological theories on ethno-nationalism. इसका हेडिंग हो सकता है My Identity, My Nation. या फिर The Power of We. ये भी अच्छा है। देखो, एथनो नेशनलिज्म एक टाइप ऑफ नेशनलिज्म है जहां आपकी एथनिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज, किनशिप, कल्चर, पॉलिटिकल क्लेम्स का मेन रीजन बन जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाइए। इमेजिन ए ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं और हमारे एंसेस्टर सेम है, इसलिए हमारा अपना देश या स्पेशल राइट्स होने चाहिए। दैट्स एथनो नेशनलिज्म इन अ नटशेल। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करें? एंथनी डी स्मिथ की डेफिनेशन से स्टार्ट करो और इसे मॉडर्न सोशो पॉलिटिकल स्ट्रेस के रिस्पॉन्स की तरह फ्रेम करो। ओके, बॉडी में आते हैं। थ्योरीज एंड ड्राइवर्स। हाँ, तीन मेन एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज है। पहली प्राइमोर्डियलिस्ट थ्योरी बाय क्लिफर्ड जीट्स। प्राइमोर्डियलिस्ट मतलब ये डीप इमोशनल बॉन्ड से आता है। एग्जांपल कुर्दिश आइडेंटिटी जो शेयर्ड लैंग्वेज पर बेस्ड है। ओके। दूसरी थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी थी। उनके हिसाब से ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जो शेयर्ड स्टोरी से क्रिएट होती है। इमेजिन्ड, जैसे तमिल नेशनलिज्म बिल्ट थ्रू रीजनल आइडेंटिटी। परफेक्ट एग्जांपल। और तीसरी है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी बाय पॉल ब्रास। इसके अकॉर्डिंग ये एक पॉलिटिकल टूल है जिसे एलिट्स यूज करते हैं इलेक्टोरल गेन्स के लिए, जैसे हिंदुत्व मूवमेंट, कंसोलिडेटिंग आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। अब आते हैं फैक्टर्स पर जिनकी वजह से इसका रिसर्जेंस हो रहा है। ठीक है। पहला, ग्लोबलाइजेशन। जैसा अर्जुन अपदुराई ने कहा, अपने कल्चर को खोने का डर डिफेंसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जन्म देता है। यूरोप में एंटी इमिग्रेंट नेशनलिज्म इसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एरिक हॉब्सबाम ने इस पर काम किया है। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी लोगों को एथनिक आइडेंटिटी की तरफ ले जाती है, स्ट्रेंथ के लिए। हाँ। और तीसरा, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया एको चेंबर्स क्रिएट करता है जो इन नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। एक सवाल है, थियरीज पहले एक्सप्लेन करें और फिर फैक्टर्स, या मिक्स कर दें? एक्सप्लेन थियरीज फर्स्ट, वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। फिर मॉडर्न फैक्टर्स लिस्ट करो टू शो हाउ दोस थियरीज अप्लाई टुडे। ये एक लॉजिकल फ्लो है। ओके, प्राइमोर्डियलिस्ट व्यू काफी नेचुरल लगता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिक्स कहते हैं कि ये टू सिंपलिस्टिक है और इग्नोर करता है कि कैसे आइडेंटिटीज अक्सर पॉलिटिकली क्रिएट या मैनिपुलेट की जाती हैं। ठीक है। फॉर अ 15 मार्कर कितने एग्जांपल्स इनफ हैं? वन स्ट्रांग वेल एक्सप्लेन्ड एग्जांपल फॉर ईच थियरी एंड फैक्टर इज परफेक्ट। क्वालिटी ऑफ अ क्वांटिटी हमेशा। ओके, पर ग्लोबलाइजेशन से कनेक्शन और डिवीजन दोनों कैसे होता है? देखो, इट कनेक्ट्स अस इकोनॉमिकली, लेकिन इससे लोगों को अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी खोने का डर भी लगता है, जिससे एक डिफेंसिव बैकलैश होता है। अच्छा, स्कॉलर्स को डायरेक्टली कोट करना चाहिए? एक शॉर्ट फ्रेज कोट करना ग्रेट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोर आइडिया को स्कॉलर को करेक्टली एट्रीब्यूट किया जाए, जैसे एज आर्ग्यूड बाय बेनेडिक्ट एंडरसन। सही है। लास्ट डाउट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या ये है कि एथनिक आइडेंटिटी फेक है? फेक नहीं, बट इट सजेस्ट्स कि आइडेंटिटी की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अक्सर लीडर्स अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए क्रिएट और यूज करते हैं। गॉट इट। लेट्स रिहर्स दिस। Pause and say the three perspectives. Primordialist, it's natural. Constructivist, it's imagined. Instrumentalist, it's a tool. Practiced it? In short, ethno-nationalism is identity politics fueled by modern anxieties about culture, economy and globalization. बिल्कुल साफ। Okay, थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं एथनिसिटी से रीजन पर। ये 2022 का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। चलिए। रीजनलिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम। ड्युअलिटी ऑफ रीजनलिज्म। इसका हेडिंग हो सकता है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन।
एप्ट है। देखो, रीजनलिज्म आपके अपने रीजन से एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। पॉजिटिव सेंस में ये भाईचारा बढ़ाता है, और नेगेटिव सेंस में इट कैन थ्रेटन नेशनल यूनिटी। एग्जाम्पल, अपनी स्टेट टीम के लिए क्रिकेट मैच में चेयर करना पॉजिटिव रीजनलिज्म है। राइट। लेकिन रीजनल इश्यूज की वजह से देश से सेपरेशन डिमांड करना वो नेगेटिव थ्रेटनिंग साइड है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में इसकी ड्यूअल नेचर को एस्टैब्लिश करना है। राइट। फ्रॉम द स्टार्ट अ बॉडी में दो पार्ट्स, अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट। एज एन अपॉर्चुनिटी क्या पॉइंट्स होंगे? पहला, इट स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म। ग्रैनवेल ऑस्टिन के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंशन करो। रीजनल डिमांड से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट, इट रिकग्नाइजेस डाइवर्सिटी। यहाँ रजनी कोठारी और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 का जिक्र करना है। इसने रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस किया और इंक्लूजन फॉस्टर किया। ठीक है। अब एज अ थ्रेट, पहला, सेसेशनिस्ट डिमांड्स। पॉल ब्रास का आइडिया ऑन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी यहाँ फिट होता है। एग्जांपल्स, खालिस्तान मूवमेंट, नागालैंड इंसर्जेंसीज। और दूसरा, रिसोर्स या आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये नेशनल आइडेंटिटी को इरोड करते हैं। एग्जांपल्स, कावेरी वाटर डिस्प्यूट या मराठी मनूस पॉलिटिक्स। कंक्लूजन में फिर बैलेंस की बात करनी होगी। हाँ, समराइज करो कि की इज टू बैलेंस रीजनल एस्पिरेशंस विद नेशनल इंटरेस्ट्स थ्रू इक्विटेबल पॉलिसीज। फॉर अ 10 मार्कर, सिंपल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर आराम से चलेगा ना? Yes, for a 10 marker, this structure with clear headings for opportunity and threat is perfect. ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिंपल टर्म्स में क्या है? It's when the central and state governments work together as partners, not as a hierarchy. बुलेट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं आंसर में। Definitely, इससे information clearly break down होती है under the two main headings और एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान हो जाता है। सही है। लेकिन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट थ्रेट क्यों नहीं था? क्योंकि उसने लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिमांड्स को इंडियन यूनियन के अंदर एड्रेस किया। लोगों को रिप्रेजेंटेड फील हुआ, जिससे यूनिटी एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई। ग्रेट पॉइंट। कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन से कैसे लिंक करूं? जो डुअल नेचर आपने इंट्रोड्यूस की थी उसको रिट्रेट करो और फिर एक सोल्यूशन बैलेंसिंग ऑफर करो टू मैनेज दिस डुअलिटी। ठीक है। पॉल ब्रास का आइडिया पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? मतलब जब पॉलिटिकल लीडर्स एथनिक या रीजनल आइडेंटिटीज को पावर गेन करने के लिए यूज करते हैं, अक्सर कल्चरल डिफरेंसेस को पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल देते हैं। क्विक प्रैक्टिस, पॉज एंड से। Regionalism can be an opportunity by strengthening federalism or a threat through secessionism. Let's go. So in short, regionalism एक double-edged sword है. It can either strengthen diversity or fuel division. बिल्कुल ठीक। ये एक fantastic comparative question है 2022 से 20 marks का। Let's get into it. Compare the nature of tribal movements between Northeast and Central India. Briefly mention the current status of existing tribal movements in these areas. Broad micro theme. Regional variations in tribal movements. Heading: Fight for identity versus fight for resources. Oh, this already makes the difference clear. देखो, ट्राइबल मूवमेंट्स सोशल मूवमेंट्स हैं अगेंस्ट डिस्पोजेशन ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट एंड रिसोर्सेज, लेकिन उनके रीजंस और तरीके नॉर्थ ईस्ट एनी और सेंट्रल इंडिया में बहुत अलग हैं। इसको एक स्टोरी की तरह समझाइए। सोचो, एक ग्रुप कह रहा है हमें अपना अलग स्टेट चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर यूनिक कल्चर। ये एनी हो गया। राइट। और दूसरा ग्रुप कह रहा है स्टॉप दिस कंपनी फ्रॉम माइनिंग इन आवर सीक्रेट फॉरेस्ट। ये सेंट्रल इंडिया। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन में A.R. देसाई की डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल मूवमेंट से स्टार्ट करो और स्टेट करो कि नेचर वेरीज ड्यू टू डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। बॉडी में कंपैरिजन और करंट स्टेटस। पहले नेचर इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ, यहाँ डिमांड है पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नेंस, सेपरेट स्टेटहुड की। एग्जांपल, मिजो मूवमेंट जिसे मिजोरम बना। और फोकस है आइडेंटिटी और जियोपॉलिटिक्स पर। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की वजह से ऑफन मिलिटेंट और इंसर्जेंट। एग्जांपल, NSCN, ULFA। राइट। अब सेंट्रल इंडिया। यहाँ डिमांड है लैंड राइट्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की। एग्जांपल, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इनका फॉर्म वायलेंट या नॉन वायलेंट? जनरली नॉन वायलेंट, प्रोटेस्ट बेस्ड। एग्जाम्पल, डोंगरिया कोंद मूवमेंट, और इसके रूट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन में है। एग्जाम्पल, संथाल रिबेलियन। ठीक है। अब इनका करंट स्टेटस। नॉर्थ ईस्ट में ट्रांजिशन है टुवर्ड्स पीस प्रोसेसेस, जैसे 2015 नागा पीस अकॉर्ड। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। हाँ, लेकिन एथनिक टेंशन्स अभी भी हैं, जैसे मणिपुर में। और सेंट्रल इंडिया में वहाँ फोकस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के पूरे इंप्लीमेंटेशन पर है। इंडस्ट्रियल डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है और नक्सलाइट इन्फ्लुएंस डिससैटिस्फैक्शन को शो करता है। एक 20 मार्कर के लिए इस कॉम्प्लेक्स आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें? क्लियर हेडिंग्स यूज करो। नेचर इन एनी, नेचर इन सेंट्रल इंडिया, करंट स्टेटस और फाइनल कंक्लूजन। इससे सब लॉजिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा। एनी मूवमेंट्स ज्यादा मिलिटेंट क्यों है? प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, इससे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और आर्म्स मिलते हैं, और एक हिस्टोरिकल सेंस है ऑफ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द मेनलैंड जो सॉवरेनिटी डिमांड्स को फ्यूल करता है। स्कॉलर की डेफिनेशन जैसे A.R. देसाई से स्टार्ट करना अ गुड आइडिया है? Yes, it immediately sets an academic tone and provides a solid framework for your entire answer. ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 क्या है ब्रीफली? It's a landmark law जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को फॉरेस्ट लैंड और रिसोर्सेज पर रिकॉग्नाइज करता है, जिन पर वो ट्रेडिशनली डिपेंड करते आए हैं। कंपैरिजन को और डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? NE के लिए हर पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद एक कंपैरेटिव सेंटेंस ऐड कर सकते हो, जैसे इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मूवमेंट्स इन सेंट्रल इंडिया फोकस ऑन। नाइस। एक ट्रिकी क्वेश्चन, नक्सलाइट मूवमेंट को ट्राइबल मूवमेंट कह सकते हैं? इट्स कॉम्प्लेक्स। नक्सलिज्म अक्सर ट्राइबल ग्रीवेंसेस को लिवरेज करता है रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, लेकिन वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, नॉट अ प्योरली ट्राइबल मूवमेंट। गॉट इट। लेट्स नेल द कोर डिफरेंस। Pause and practice. Any movements are for political sovereignty. Central India movements are for socio-economic justice. गेट इट। In short,
ट्राइबल मूवमेंट्स मोनोलिथिक नहीं हैं। उनके गोल्स उनकी यूनिक रीजनल हिस्ट्री से शेप्ड हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन द एनी रिसोर्स लाइट्स इन सेंट्रल इंडिया। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। हम रीजनलिज्म पर वापस आ रहे हैं, बट इस बार स्पेसिफिक केस स्टडीज के साथ। 2020 का है 20 मार्क्स। लेट्स डाइव इन। Discuss the regionalism and demand for autonomy in India from an anthropological perspective with respect to Kashmir, Nagaland, Bodoland, Gorkhaland agitation. Broad micro theme. Case studies of autonomy movements. Heading: 4 regions, 4 stories. I like it. रीजनलिज्म, जैसा टी के ओमन कहते हैं, इज लॉयल्टी टू अ डिस्टिंक्ट रीजन, और ऑटोनॉमी की डिमांड उस यूनिक कल्चर को खोने से बचाने का एक मूवमेंट है। इसकी कोई एनालॉजी? सोचो, एक बड़ी फैमिली में 4 अलग-अलग सिबलिंग्स हैं। हर कोई अपना अलग कमरा, ऑटोनॉमी चाहता है अपनी यूनिक पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं लिविंग रूम द नेशन में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। परफेक्ट। इंट्रोडक्शन में टी के ओमन को यूज करके रीजनलिज्म डिफाइन करो, फिर ऑटोनॉमी डिमांड्स को एज सोशियो कल्चरल मूवमेंट्स फ्रेम करो। बॉडी में आते हैं थ्योरीज और केस स्टडीज। पहले एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज जो इन मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म बाय फ्रांस बोआस, यूनिक कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना, ये नागालैंड में दिखता है। और एथनिसिटी एंड बाउंड्री मेंटेनेंस बाय फ्रेडरिक बार्थ, एथनिक बाउंड्रीज मेंटेन करना, ये बोडोलैंड में असमीज कल्चर के अगेंस्ट दिखता है। ठीक है। फिर एथनो नेशनलिज्म बाय क्लिफर्ड जियर्ट्स, शेयर्ड आइडेंटिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन पर रूटेड, कश्मीर सूफी इस्लाम इसका एग्जांपल है। और लास्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बाय कार्ल मार्क्स, रिसोर्सेज और पावर के लिए स्ट्रगल, ये गोरखालैंड में इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन दिखता है। वाओ। अब इनको केस स्टडी से लिंक करते हैं। हाँ, एक कंपैरेटिव केस स्टडीज टेबल बना सकते हैं। टेबल, ब्रिलियंट आइडिया। उसमें चारों रीजन्स लो, कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड। और कॉलम्स क्या होंगे? रीजन, डोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस और की फीचर्स। फॉर एग्जांपल, कश्मीर के लिए लेंस होगा एथनो नेशनलिज्म और की फीचर होगा सूफी इस्लाम कल्चरल आइडेंटिटी। नागालैंड के लिए सेगमेंटरी लाइनेज थ्योरी। एक सेकंड, टेबल तो अ ब्रिलियंट वे है, लेकिन केबल से पहले हर केस स्टडी पर एक पैराग्राफ लिखना चाहिए? नहीं, टेबल इटसेल्फ इज द एक्सप्लेनेशन। आप केसेस को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करके टेबल प्रेजेंट कर सकते हो फॉर अ कंसाइज हाई इंपैक्ट एनालिसिस। ओके, ये सेगमेंटरी लाइनेज थ्योरी क्या है? ये एवंस प्रिचार्ड की थियरी है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्मॉलर फैमिली या क्लैन ग्रुप्स सेगमेंट्स एक एक्सटर्नल थ्रेट के फेस में यूनाइट होकर एक लार्जर ट्राइबल आइडेंटिटी बना सकते हैं। गॉट इट। और थियरीज को केस स्टडीज से इफेक्टिवली कैसे कनेक्ट करूं टेबल में? जैसा मैंने कहा, एक कॉलम रखो डोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस का और दूसरा की फीचर्स का। ये डायरेक्टली थ्योरी को एविडेंस से लिंक करेगा। गोरखालैंड मूवमेंट का इकोनॉमिक एंगल क्या है? ये इस ग्रीवेंस से रूटेड है कि रीजन की मेन इकोनॉमी यानी ईटी इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया गया है और ये फीलिंग की प्रॉफिट्स बाहर ले जा रहे हैं विदाउट लोकल डेवलपमेंट। सही। कंक्लूजन में 6th शेड्यूल और आर्टिकल 371 मेंशन करना गुड आइडिया है। एक्सीलेंट आइडिया। इट शोज यू नो द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर एड्रेसिंग दीज इश्यूज। इससे आपका आंसर सोल्यूशन ओरिएंटेड बनता है। लास्ट डाउट, कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी इस्लाम से यूनिकली कैसे टाइट है? कश्मीर में सूफी इस्लाम का एक यूनिक लोकल फ्लेवर है जो सब कॉन्टिनेंट के दूसरा पार्ट से अलग है। इसने एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी बनाई है जिसे कश्मीरियत कहते हैं। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। Okay, let's practice. Linking one case, pause and say. The Bodoland movement is a classic example of Frederick Barth's boundary maintenance theory. लेट्स ट्राई इट। In short, autonomy demands सिर्फ political नहीं है. They are deeply rooted in anthropological principles of culture, ethnicity and resource conflict. बिल्कुल। नाउ फॉर अ वेरी सेंसिटिव बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2019 का है 10 मार्क्स। चलिए. एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म। Broad micro theme. Communalism as a socio-cultural phenomena. हेडिंग, More than just religion. द सोशल रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, देखो, communalism according to W.C. Smith एक आइडियोलॉजी है जो सोसाइटी को डिवाइडेड देखती है into religious groups with opposing interests. पर एंथ्रोपोलॉजी कहती है वेट, देयर इज मोर टू इट। Exactly. एग्जाम्पल से समझो। दो पड़ोसी लड़ रहे हैं, ये एक पर्सनल डिस्प्यूट है। ठीक है, लेकिन अगर लोग कहते हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि एक रिलीजन एक्स से है और दूसरा रिलीजन वाई से, और ये एक ग्रुप इशू बन जाता है, तो वो कम्युनलिज्म है। राइट। इंट्रोडक्शन में W.C. स्मिथ की डेफिनेशन यूज करो, फिर इमीडिएटली स्टेट करो कि एंथ्रोपोलॉजी इसे एक कॉम्प्लेक्स सोशो कल्चरल फेनोमेना के रूप में दिखती है, नॉट जस्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। बॉडी में एंथ्रोपोलॉजिकल डायमेंशंस क्या होंगे? 4 मेन डायमेंशंस। पहला, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कॉलोनियल लेगेसीज और उन्होंने कैसे कम्युनल आइडेंटिटीज को क्रिएट या हार्डन किया। दूसरा, पॉलिटिकल एंड स्टेट रोल, स्टेट पॉलिसीज ऑन रिसोर्स एलोकेशन कैसे टेंशन क्रिएट कर सकती हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यूज फॉर मोबिलाइजेशन। तीसरा इकोनॉमिक होगा। बिल्कुल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और कंपटीशन फॉर जॉब्स कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को फ्यूल कर सकते हैं। और चौथा, कल्चरल कंस्ट्रक्शन, कैसे आइडेंटिटीज को शेयर रिचुअल्स और सिंबल्स के थ्रू बिल्ड किया जाता है जिससे वो पावरफुल बनती हैं बट आल्सो मैलिएबल। फॉर अ 10 मार्कर इन 4 डायमेंशंस को मेंशन करना काफी है। Mentioning these 4 historical, political, economic and cultural covers all bases comprehensively but concisely. कॉलोनियल लेगेसीज ने कम्युनलिज्म कैसे क्रिएट किया? पॉलिसीज जैसे डिवाइड एंड रूल और सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने लोगों को प्राइमरीली उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी से सोचना सिखाया, ना कि एक शेयर्ड नेशनल वन। एक 10 मार्कर में स्कॉलर का नाम लिखना जरूरी है। Starting with a scholar like W.C. Smith adds weight. Even in a short answer, it shows you know the academic context. आइडेंटिटी का कल्चरल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आइडेंटिटीज फिक्स्ड या नेचुरल नहीं होती, उन्हें टाइम के साथ स्टोरीज, सिंबल्स और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से एक्टिवली बिल्ड और शेप किया जाता है। कंक्लूजन को स्टैंड आउट कैसे करूं? End by highlighting the strength of the anthropological approach, its holistic nature that connects multiple factors. अच्छा, तो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से कम्युनलिज्म सॉल्व हो सकता है? Yes, by addressing the root causes, economic disparity, political manipulation and historical grievances. सिर्फ लोगों को टॉलरेंट रहने को कहने से नहीं। चलो इसको याद रखते हैं। Pause and practice. Anthropology views communalism as a product of history, politics, economics and culture. Remember HPEC. लेट्स गेट दिस। In short,
कम्युनलिज्म सिर्फ रिलीजियस हेट्रेड के बारे में नहीं है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स सोशल इशू विद डीप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रूट्स. Perfectly summarized. Okay, a short note question now. ये 2019 का 10 मार्कर है. ये दो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है जो हमने पहले ही टच किए हैं. अच्छा. कौन से? एथनिसिटी और रीजनलिज्म. हाँ, द चिकन एंड एग, ना? ब्रॉड माइक्रो थीम. The relationship between ethnicity and regionalism. इसका हेडिंग हो सकता है आइडेंटिटी एंड इट्स एड्रेस. I like that. देखो, एथनिसिटी एज पर एंथनी डी स्मिथ आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंग है टू अ ग्रुप विद शेयर्ड कल्चर. रीजनलिज्म उस कल्चर पर बेस्ड रीजन के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट है. एक एग्जाम्पल. सोचो, एथनिसिटी सोल है, द शेयर्ड गोरखा कल्चर. और regionalism? रीजनलिज्म बॉडी या वॉइस है, द डिमांड फॉर गोरखालैंड. एक के बिना दूसरा अधूरा है. इंट्रोडक्शन में दोनों को स्कॉलर्स एंथनी डी स्मिथ एंड मॉरिस जोन्स यूज करके डिफाइन करना है. हाँ, फिर बॉडी में रिलेशनशिप और ड्राइवर्स. रिलेशनशिप. पहला, एथनिक फाउंडेशन. एथनिसिटी रीजनल पॉलिटिकल इंजन के लिए कल्चरल फ्यूल प्रोवाइड करती है. ठीक है. दूसरा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिमांड्स. रीजनलिज्म एथनिक डिमांड्स को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देता है. एग्जाम्पल, बोडोलैंड मूवमेंट फॉर बोडो एथनिक एस्पिरेशंस. और ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है? पहला, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. परसीव्ड निग्लेक्ट रीजनलिज्म को फ्यूल करता है और एथनिसिटी एक रैलिंग पॉइंट बनती है. एग्जाम्पल, झारखंड मूवमेंट. और दूसरा? पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन. पावर से एक्सक्लूजन से ऐसे मूवमेंट्स शुरू होते हैं जो दोनों आइडेंटिटीज को असर्ट करते हैं. एग्जाम्पल, गोरखालैंड मूवमेंट. सही है. पर पिछले रीजनलिज्म क्वेश्चन से कंटेंट रिपीट करने से कैसे बचे? फोकस शार्पली ऑन द लिंक बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट डिफाइनिंग देम. फाउंडेशन और प्लेटफॉर्म वाली एनालॉजी यूज करो. ओके. झारखंड मूवमेंट एथनिक कैसे था? इट वॉज ड्रिवन बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रीजन्स ट्राइबल कम्युनिटीज. उन्होंने अपनी डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटी को एक सेपरेट स्टेट डिमांड करने का बेसिस बनाया ताकि वो अपने रिसोर्सेज कंट्रोल कर सकें. गोरखालैंड और बोडोलैंड जैसे सेम एग्जांपल्स फिर से यूज करना ठीक है. यस, कंसिस्टेंसी इज गुड. उन्हें यहाँ यूज करना reinforces their relevance to both concepts. अच्छा, क्या रीजनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग एथनिक बेस के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? Yes, कर सकता है. It can be based on economic or linguistic factors alone, लेकिन it's often most powerful when tied to a strong ethnic identity. इस शॉर्ट नोट फॉर्मेट के लिए आइडियल लेंथ क्या होगी? Around 150 words, a short intro, a body with 2-3 key points and examples, और एक one-line conclusion. आपने डिसेंट्रलाइजेशन को फिर से सोल्यूशन बताया. इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका मतलब है लोकल और रीजनल गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर और रिसोर्सेज देना, जैसे 6th शेड्यूल फॉर ट्राइबल एरियाज, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें. सिंपल. लेट्स प्रैक्टिस द कनेक्शन. Pause and say. Ethnicity is the cultural identity. Regionalism is the political expression of that identity. Go. In short, ethnicity and regionalism are a powerful duo. One provides the why, culture, the other provides the how, politics. Bang on. ये क्वेश्चन सिमिलर लग रहा है, बट इसका फोकस एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पर है. हम कौन सा लेंस यूज करें? ये 2016 का 10 मार्क का है. Let's see. Anthropological interpretation of ethnic and political movements. Broad micro theme. Anthropological theories on ethnic and political movements. इसका हेडिंग हो सकता है The Anthropologist's Toolkit. ठीक है. देखो, ये मूवमेंट्स, राइट्स या आइडेंटिटी के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स हैं. एंथ्रोपोलॉजी अलग-अलग थ्योरीज ऑफर करती है to understand why they happen. एग्जाम्पल से समझाइए. अगर एक प्रोटेस्ट हो रहा है तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसे सिर्फ रिपोर्ट नहीं करेगा. वो पूछेगा. क्या ये एंशिएंट डीप रूटेड फीलिंग्स प्राइमोर्डियलिज्म की वजह से हो रहा है, या ये पावर के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव इंस्ट्रूमेंटलिज्म है. राइट. तो इंट्रोडक्शन में इन मूवमेंट्स को डिफाइन करना है एज कलेक्टिव एफर्ट्स. हाँ, मोबिलाइजिंग शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज फॉर सोशियो पॉलिटिकल गोल्स. बॉडी में आते हैं थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशंस. पहला, प्राइमोर्डियलिज्म बाय क्लिफर्ड गर्ड्स. मूवमेंट्स जो इनेट अटैचमेंट्स में रूटेड हैं. एग्जाम्पल, संथल हुल 1855, जो शेयर्ड ट्राइबल आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता था. दूसरा, इंस्ट्रूमेंटलिज्म बाय फ्रेडरिक बार्थ. यहाँ एथनिसिटी को गोल्स के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, झारखंड मूवमेंट, जहां आइडेंटिटी को रिसोर्स कंट्रोल डिमांड करने के लिए यूज किया गया. एक तीसरी पर्सपेक्टिव भी है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म. हाँ, बिल्कुल. ये ऐड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग शो करेगा. इसके हिसाब से आइडेंटिटी शेयर्ड नैरेटिव से कंस्ट्रक्ट की जाती है. एग्जाम्पल, गोरखालैंड मूवमेंट, एक यूनिफाइड गोरखा आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करना. ये बहुत थ्योरी हैवी है. इसे ड्राई होने से कैसे बचाएं? हर थ्योरी के लिए एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल यूज करो. एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को लाइफ देता है. संथाल होल को प्राइमोर्डियलिस्ट कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो एक मैसिव अपराइजिंग थी, based on the deep shared bond of being Santhal tribals against outsiders, the British and moneylenders. 10 मार्कर में तीनों थ्योरीज मेंशन करना अ गुड आइडिया है. Yes, primordialism और instrumentalism briefly explain करना enough है, but constructivism add करना एक great touch है. इंस्ट्रूमेंटलिज्म और पॉलिटिकल ऑपर्चुनिज्म में क्या फर्क है? They are very similar. Instrumentalism is the academic term for the idea that identity can be used as a resource or tool in political competition. एथनिसिटी पर दूसरे क्वेश्चन से इसका इंट्रोडक्शन कैसे अलग होना चाहिए? The intro here should focus on interpretation and lenses. ये सिग्नल करता है कि आंसर इज अबाउट हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंक अबाउट दीज मूवमेंट्स. अच्छा, और कल्चरल डिस्ट्रप्शन क्या होता है? इट्स अ मेजर चेंज दैट डिस्टर्ब्स अ कम्युनिटीज ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. जैसे कोलोनियलिज्म ने नए लॉज इंट्रोड्यूस किए, या ग्लोबलाइजेशन नए मीडिया और वैल्यूज लाया. टाइम टू प्रैक्टिस द थ्योरीज अगेन. Pause and say the keywords. Primordialism, innate. Instrumentalism, strategic tool. Constructivism, created narrative. You got this. इन शॉर्ट, एंथ्रोपोलॉजी एक आंसर नहीं देती. It provides multiple theoretical lenses to understand why people mobilize around identity. Precisely. हम कम्युनलिज्म पर वापस आ गए हैं.
इस बार एक 20 मार्कर के साथ जो हमसे क्रिटिकली एग्जामिन करने को कह रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसके लिए एक डीप डाइव चाहिए। ये 2015 का है। राइट। क्रिटिकल एग्जामिन मतलब प्रोज एंड कॉन्स, इम्पैक्ट, सब कुछ। क्वेश्चन है, critically examine the concept of communalism and its relevance for multi-religious and multi-ethnic polity of India. ब्रॉड माइक्रो थीम। Critical analysis of communalism in India. हेडिंग, The cracks in unity. या अ थ्रेट टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Both work. Communalism, जैसे टीके ओमेन कहते हैं, डेमोक्रेसी के सेक्युलर प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है। Critically examine का मतलब है हमें इसके डिफरेंट टाइप्स, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखना है। इसकी कोई एनालॉजी? इंडिया एक ब्यूटीफुल मोज़ैक जैसा है, डिफरेंट कलर्ड टाइल्स, रिलीजन्स, एथनिसिटी से बना हुआ। और कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म वो फोर्स है जो इन टाइल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी पिक्चर को सेलिब्रेट करने के बजाय। तो इंट्रोडक्शन में टीके ओमेन से डिफाइन करके इसके थ्रेड से लिंक करना है। यस। अब बॉडी में 3 पार्ट्स A, B एंड C। पहला, A, डायमेंशंस ऑफ कम्युनलिज्म। हाँ, रिलीजियस, हिंदू मुस्लिम वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन। एथनिक, नागा कुकी क्लैशेस इन नॉर्थ ईस्ट। पॉलिटिकल, इलेक्शन कैंपेन्स में रिलीजियस अपील्स का यूज। और इकोनॉमिक, जॉब्स और रिसोर्सेज के लिए कम्युनिटी लाइंस पर कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब B, क्रिटिकल रेलेवेंस एज अ थ्रेट। पहला पॉइंट, इट अंडरमाइंस सेक्युलरिज्म। एग्जाम्पल, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन 1992। दूसरा, हिस्टोरिकल लेगेसी, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तीसरा, exacerbating disparities, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को कम्युनल कलर मिल जाता है। और रोल ऑफ मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रेडिंग रूमर्स, एग्जांपल व्हाट्सएप ड्यूरिंग मुजफ्फरनगर राइट्स 2013। राइट। अब C, मेजर्स टू एड्रेस कम्युनलिज्म। सिंपल, प्रमोटिंग सेक्युलरिज्म थ्रू एजुकेशन और इक्विटेबल डेवलपमेंट। यहाँ सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना मेंशन कर सकते हैं। ये ABC स्ट्रक्चर क्रिटिकली एग्जामिन क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। यस, इट्स परफेक्ट। इट शोज यू ब्रेकिंग डाउन द कॉन्सेप्ट, एनालाइजिंग इट्स इम्पैक्ट एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन का एसेंस है। सच्चार कमेटी क्या थी? इट वाज अ हाई लेवल कमेटी जिसने इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी की सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन को स्टडी किया और डिस्पैरिटीज एड्रेस करने के लिए मेजर्स रेकमेंड किए। आंसर में कम्युनलिज्म वर्सेस अ सेक्युलर पॉलिटी का एक छोटा सा टेबल यूज करना अच्छा रहेगा। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। इससे आंसर विजुअली अपीलिंग बनेगा और कॉन्ट्रास्ट बहुत शार्प दिखेगा। एथनिक कम्युनलिज्म रिलीजियस कम्युनलिज्म से अलग कैसे है? रिलीजियस कम्युनलिज्म फेथ पर बेस्ड है। एथनिक कम्युनलिज्म दूसरे फैक्टर्स जैसे ट्राइब या लैंग्वेज पर बेस्ड है, इवन इफ ग्रुप्स सेम रिलीजन शेयर करते हों। ब्रिटिश लेगेसी को कहाँ मेंशन करना चाहिए? अंडर द थ्रेट टू इंडियन पॉलिटिक्स सेक्शन। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है कि ये डिविजन्स इतने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्यों हो गए। इकोनॉमिक कम्युनलिज्म का कोई सिंपल एग्जांपल? जब एक कम्युनिटी को लगता है कि दूसरी कम्युनिटी को सारे गवर्नमेंट जॉब्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जिससे रिजेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट होता है। चलो प्रैक्टिस टाइम। Pause and say the 4 types: religious, ethnic, political, and economic communalism. Remember, REPE. लेट्स डू इट। In short, communalism एक मल्टी-हेडेड मॉन्स्टर है जो इंडिया के सेक्युलर फैब्रिक को थ्रेटन कर रहा है, और इससे लड़ने के लिए एक मल्टी-प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करे। एब्सोल्युटली क्लियर। अब फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे। हम कम्युनलिज्म के रूट्स पर वापस जा रहे हैं। 2011 का है, 15 मार्क्स का। ठीक है, लेट्स फिनिश स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनलिज्म। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम, रूट कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म। हेडिंग द रेसिपी फॉर डिवीजन। नाइस। हम फिर से W.C. स्मिथ की डेफिनेशन यूज करेंगे, एन आइडियोलॉजी ऑफ एंटागनिस्टिक रिलीजियस कम्युनिटीज। ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दैट क्रिएट दिस आइडियोलॉजी? इसको एक फायर की तरह सोच सकते हैं। एक्सप्लेन करो। आपको फ्यूल चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक स्पार्क, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलिज्म, और ऑक्सीजन, हिस्टोरिकल लेगेसीज, आग जलाने के लिए। ब्रिलियंट एनालॉजी। हम इन्हीं 3 चीजों को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में W.C. स्मिथ से डिफाइन करके स्टेट करना है कि एंथ्रोपोलॉजी इसे होलिस्टिकली एनालाइज करती है। यस, अब बॉडी में 2 मेन पार्ट्स, A एंड B, A, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल ड्राइवर्स। इसके अंडर 3 पॉइंट्स। पहला, कॉलोनियल लेगेसीज, कॉलोनियल रूल द्वारा न्यू कम्युनल आइडेंटिटीज का क्रिएशन। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यूज फॉर मोबिलाइजेशन। और तीसरा, पावर डायनामिक्स, पावर किसके पास है और वो कैसे यूज हो रही है। ओके, अब B, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसमें 2 पॉइंट्स। पहला, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन। और दूसरा, कल्चरल कंस्ट्रक्शन, कैसे रिचुअल्स और सिंबल्स एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अस वर्सेस देम क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 और 2015 के क्वेश्चन से काफी ओवरलैप करता है। इस आंसर को यूनिक कैसे बनाए? फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द फैक्टर्स, सॉल्यूशंस या डिटेल्ड इंपैक्ट्स में मत जाओ। इसे हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ड्राइवर्स के अंदर क्लियरली स्ट्रक्चर करो। ज्ञानेंद्र पांडे कौन है और उनका मेन आइडिया यहाँ क्या है? ही इज अ हिस्टोरियन हु स्टडीड कम्युनलिज्म। उनका की आइडिया ये है कि कम्युनलिज्म सिर्फ रायट्स नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट ऑफ सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी बिल्ट ओवर टाइम। ओके, 15 मार्कर के लिए बॉडी में सिर्फ 2 मेन हेडिंग्स रखना ठीक है? यस, एज लॉन्ग एज हर हेडिंग के अंदर मल्टीपल सब पॉइंट्स हैं, इट प्रोवाइड्स इनफ डेप्थ एंड स्ट्रक्चर। पावर डायनामिक्स एक फैक्टर कैसे है? जब एक कम्युनिटी फील करती है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर या वॉइस नहीं है, तो उससे रिजेंटमेंट हो सकता है, और उस पावर को गेन करने के लिए कम्युनल लाइंस पर मोबिलाइजेशन हो सकता है। कंक्लूजन में स्कॉलर मेंशन करना चाहिए। यस, एंडिंग विद पांडेज पावरफुल फ्रेज कंडीशन ऑफ सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल कंक्लूजन बनाता है। और डिवाइड एंड रूल वाला सेम कॉलोनियल लेगेसी एग्जांपल यूज कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली।
It's the most classic and effective example to illustrate the historical driver of communalism in India. Final practice for the day. Pause and say the key drivers: colonial legacy, political instrumentalism, economic disparity, and cultural construction. Lock it in. Let's do it. In short, communalism spontaneous नहीं है. It's fueled by a combination of historical grievances, political manipulation, and socio-economic competition. What a session. हमने 2024 से 2011 तक एंथ्रोपोलॉजी के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अनपैक किया है. हाँ, that was intense but hopefully extremely useful. Let's do a quick final recap. जरूर. इस पूरे डिस्कशन का ब्रॉड माइक्रो थीम था एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन आइडेंटिटी, स्टेट एंड कॉन्फ्लिक्ट. हमने डिस्टिंग्विश करके स्टार्ट किया सेक्युलरिज्म, रिलीजियोसिटी, फंडामेंटलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी. Right. फिर हमने थियोक्रेटिक और सेक्युलर स्टेट्स को कंपेयर किया यूजिंग बोथ कंटेम्पररी एंड ट्राइबल एग्जांपल्स. Yes. हमने एथनो नेशनलिज्म के कॉम्प्लेक्स रिसर्जेंस को एक्सप्लोर किया थ्रू 3 की एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज. Primordialism, constructivism and instrumentalism. करेक्ट. फिर हमने रीजनलिज्म को एज बोथ एन अपॉर्चुनिटी एंड अ थ्रेट एनालाइज किया मूवमेंट्स इन कश्मीर, नागालैंड, बोडोलैंड एंड गोरखालैंड को देखते हुए. Right. We compared the nature of tribal movements in Northeast versus Central India, sovereignty versus resources की फाइट देखी. और फाइनली हमने कम्युनलिज्म का एक डीप मल्टीफैसेटेड एनालिसिस किया, उसके डायमेंशंस, थ्रेट्स और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को समझते हुए. Amazing. एक थॉट जो मैं सबके लिए छोड़ना चाहती हूँ वो ये है. ये सिर्फ एकेडमिक टर्म्स नहीं है. बिल्कुल नहीं. दे आर लिविंग फोर्सेस जो अभी इसी वक्त हमारी दुनिया को शेप कर रही हैं. तो अगली बार जब आप किसी पॉलिटिकल मूवमेंट या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ें तो आज डिस्कस किए गए एंथ्रोपोलॉजिकल लेंसेज में से किसी एक से उसे देखने की कोशिश करें. आपको क्या अलग दिखता है? A perfect thought to end on. Keep questioning, keep connecting the dots. एंड दैट्स अ रैप. अगर ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगा, यू नो द ड्रिल. सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड हु नीड्स दिस. Or comment below with the concept you found most interesting. See you next time for another deep dive.